नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप साथियों स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, तो मेरे ख्याल से आजकल का जो ये चुनौती भरा समय चल रहा है, इसमें ये दोनों सौगातें जो हैं वो सबसे अनमोल होती हैं। साल की शुरुआत में ही कोविड-19 के वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। किसी भी शत्रु पर अगर विजय हासिल करनी है साथियों, तो उसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और यही जानकारी हम आज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से। कोविड-19 से हमारी लड़ाई आज भी जारी है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो हथियार है, जानकारी, ये आप तक सही पहुंचे। तो आज अपने कार्यक्रम में हम कोविड-19 के बारे में ताज़ा जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनको लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की जिज्ञासाएं हैं। और साथियों, इसमें हमारी मदद करेंगे एक वो महान शख्सियत जो कोविड-19 से लड़ाई में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप हैं एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर जी। आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है हमारा। और कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर नागरकर, मैं आपको अभिनंदन के साथ और आपका धन्यवाद के साथ करना चाहूंगी कि ये जो सेवा पथ पर आप आगे बढ़ के जो कोविड-19 से लड़ाई कर रहे हैं, मरीजों की लगातार सेवा कर रहे हैं, उनको स्वस्थ होने में मदद कर रहे हैं और कोविड-19 से लड़ाई आपकी जारी है। ऐसे में आपकी पूरी टीम को और आपको दूरदर्शन की ओर से और हमारे तमाम दर्शकों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन और आभार। डॉक्टर नागरकर, जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि साल की शुरुआत से ही कोविड-19 के वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पहले तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इसके बारे में लोगों ने जाना, समझा और अब सामान्य जनजीवन की अगर बात करें तो फिर से वो वापस से पटरी पर लौटने लगा है। अनलॉक 5 के साथ ही लोग भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकले हैं। ऐसे में अगर हम अपने प्रदेश में बात करें तो प्रदेश में कोविड-19 की क्या ताज़ा स्थिति है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपको, सब आपके टीम को और आपको खास करके जी, क्योंकि हम लोगों ने लगातार ये मैसेज कोविड-19 के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आम जनता को पहुंचाना हमारा भी एक फ़र्ज़ रहा है जी। और पिछले 7-8 महीने से जी, हमारी पूरी टीम एम्स रायपुर में 24 घंटे काम कर रही है। बिल्कुल, मरीजों को स्वास्थ्य का जो है उनका लाभ मिले जी, और जो भी मैसेज है आम जनता तक पहुंचे, पब्लिक तक पहुंचे जी, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इशू रहा है, ये वायरल इन्फेक्शन जी। और जैसे कि हम लोग आपके पीछे भी कभी चर्चा में जब यहाँ आए तो जिक्र किया था, तब वो वायरस काफ़ी नया था उस वक्त। बिल्कुल, और चीन से ही कुछ महीने पहले इंडिया में आया था जी, और वो पूरी दुनिया में फैल गया था, हम जानते हैं जी। लेकिन पिछले अब कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि अब इंडियन डॉक्टर्स को अब इस पर्टिकुलर अब वायरल इन्फेक्शन के बारे में काफ़ी ज्ञान है डिटेल में जी। उसका कारण यही है कि अपने पास इस देश में अभी लगभग 70 लाख से अधिक केसेस हो चुके हैं कोविड पॉजिटिव जी। उसमें से लगभग 1 लाख की डेथ भी हो गई, लेकिन ये मॉर्टेलिटी रेट अगर हम दुनिया के बनिस्बत देखें तो रिलेटिवली काफ़ी कम है, लगभग 1.5%, और वो घटता ही जा रहा है जी। जैसे जैसे रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, 90% के पास अब पहुंच रहा है, तो जैसे जैसे रिकवरी रेट बढ़ रहा है तो ये मॉर्टेलिटी रेट का भी प्रोपोर्शन उस हिसाब से कम होता गया। छत्तीसगढ़ की अगर हम खास करके बात करें तो हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया था कि जुलाई अगस्त का जो महीना आएगा उसमें धीरे धीरे हमको एक ट्रेंड की आइडिया लग जाएगी कि केसेस, तो शुरुआती दौर में आपको याद होगा मार्च अप्रैल में केसेस मई तक भी कम थी जी। लेकिन जैसे जून जुलाई आया तो एक आइडिया लग रही थी कि ट्रेंड क्या है। हाँ। अगर हम बाकी भारत के और स्टेट्स की हम बात करते तो वहाँ पे जो खास करके जो बड़े राज्य हैं हाँ। वहाँ पे काफ़ी मरीज आने लग गए थे, चाहे फिर हम कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये जो है आंध्र प्रदेश, इवन दिल्ली जैसा डेंस जो पॉपुलेशन है वहाँ केसेस आने लग गए थे ज़्यादा, तो उससे एक आइडिया लग गई कि यहाँ पे भी आ सकते हैं जी। तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही था कि अगस्त सितंबर में हमारे पास एक सर्ज ऑफ केसेस आएंगे और जो ईस्ट जोन के जो कंट्रीज जो स्टेट्स हैं, अगर हम बात बोले कि खास करके अगर हम स्टेट की बात करें तो झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य हो, बिहार है, यहाँ पे थोड़े केसेस बाद में आए इन राज्यों में। तो अभी लगभग अगर हम देखें तो 1.5 लाख के आसपास अब फिगर टच करने वाला है जी। जो हमारा टोटल जो इस राज्य के छत्तीसगढ़ का है और करीबन 1300 के आसपास मोर्टेलिटी है जो 1% से कम है जी। जो अगेन अपनी कंट्री के मोर्टेलिटी के हिसाब से देखें या अगर बाकी वर्ल्ड फिगर से देखें तो काफ़ी कम है जी। तो रिलेटिवली अच्छा रहा। उसके बावजूद कि जो एक सर्ज ऑफ केसेस जो हम लोग सोच रहे थे कि अगस्त सितंबर में आएंगे वो आई,
सितंबर में काफ़ी ज़्यादा केसेस आए, तो वॉल्यूम ऑफ केसेस बढ़ते हैं, तो उसके साथ जो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होती है वो भी ज़्यादा थी उस वक्त कुछ दिनों के लिए जी। और मोर्टेलिटी भी हुई जी। लेकिन फिर एक धीरे धीरे ट्रेंड दिख रहा है जिसमें से लग रहा है कि नंबर ऑफ केसेस अब जो रिलेटिवली स्टेबलाइज हो रहे हैं, पहले से थोड़े कम भी हुए हैं, और हम यही आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में रिकवरी रेट्स भी ज़्यादा होंगे जी। तो डॉक्टर नागरकर, जो आप मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की बनस्पत हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम है, तो मेरे ख्याल से ये पूरा श्रेय जो है या काफ़ी कुछ इसका श्रेय जो है ये डॉक्टर्स और उनकी टीम को जाता है जो इतनी मुस्तैदी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं कोविड-19 से लड़ने में। डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी होती है जो हमारे शरीर को प्रभावित करती है तो हमारा शरीर कोई ना कोई लक्षण जरूर देता है। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से प्रमुख लक्षण हैं जब वो हमको संक्रमित करता है, तो हमारा शरीर ऐसे कौन से प्रमुख लक्षण देता है? जी, क्योंकि हम जैसे जानते हैं ये भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है जी। और ये यूजुअली ऐसे नाक और गले के रास्ते से फिर फाइनली रेस्पिरेटरी पैसेजेस से एंटर करता है और फिर अपने अपने अलग अलग सिम्टम्स कराता है जी। तो जो अर्ली सिम्टम्स किसी और वायरल इन्फेक्शन की तरह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम कहते हैं, जैसे जुकाम जैसे हुआ, एक सिम्टम जो बार बार कहा जा रहा है जैसे लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, जो स्मेल नहीं कर पाना जी जी। जो उसकी जो क्षमता है सूंघने की कम हो जाती है, या टेस्ट थोड़ा सा मतलब जीभ में जो स्वाद लगता है वो थोड़ा कम हो जाना, या कुछ लोगों को एक माइल्ड फीवर से बुखार से चालू होता है, या गले में खारिश या सूखी खांसी। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते हुए अगर किसी को ज्यादा थकावट हो रही है, सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो रहा है, ये हमको लक्षण दिखते हैं जो इस बीमारी में हैं। और किसी किसी में हमने ये भी देखा है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हुई, किडनी रिलेटेड भी हुई हैं। अच्छा। तो ये अलग अलग स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों ने पहले तो कुछ संख्या मरीजों की थी, हंड्रेड्स में आते थे, फिर बाद में हजारों में लाखों में आने लग गए, तो उस हिसाब से अब हमको एक पूरा स्पेक्ट्रम, मतलब जिस तरह के जितनी भी सारे सिम्टम्स हैं अलग अलग तरह के देखने के मिले, उसमें से 80% के लगभग तो वो है जिनको ज्यादा सिम्टम नहीं होते, ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जी जी। 10 से 20% होंगे जिनको मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, और कुछ को तो सीवियर सिम्टम्स भी होते हैं 5% से अधिक अगर है करीबन, तो डिपेंड करता है कि उनकी एज क्या है। और 1% के आसपास वो भी होंगे जो बहुत ज़्यादा सिक भी होंगे, उनको शायद आपको आईसीयू में, एचडीयू में जहाँ पे भी है उसका इलाज भी उनको कराना पड़ सकता है। तो ये संख्या कम है, लेकिन जब हम हजारों लाखों की बात बोलेंगे तो ये संख्या भी बढ़ जाती है जी। तो जैसे जो आपने लक्षणों की बात की कि जो सूंघने की क्षमता कम हो जाना या टेस्ट करने की क्षमता कम हो जाना जी, हल्की सी सर्दी खांसी या बुखार, इसके अलावा भी और भी कोई लक्षण है? जैसे कुछ लोगों में मैंने सुना है कि मुंह में छाले हो जाते हैं, तो ऐसे और भी लक्षण हो सकते हैं? बहुत और भी होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन और मल्टीपल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं जी। जैसे रिलेटेड जो होती हैं, कुछ जो साथ में दवाइयाँ चलती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है जी जी। अब जैसे कुछ को स्टीरॉइड्स भी देने की जरूरत पड़ती है इस पर्टिकुलर बीमारी में, तो उसके अपने भी साइड इफेक्ट्स कुछ मेडिसिन के होते हैं खास करके, बट ये है कि अलग अलग सिम्टम्स जरूर देखे गए हैं, लेकिन कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो यही जिसका हम लोगों ने अभी जी। तो जो सामान्य सर्दी खांसी बुखार है उससे अगर कोविड-19 को अलग करना है, तो जो आपने बात की कि सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जो सूंघने की क्षमता है और टेस्ट करने की, वो अगर दिखाई दे तो मतलब समझ लेना चाहिए कि वो भी देखी गई है, प्लस थकावट एक जो है, बॉडी एक माइल्जिया जिसको कहते हैं जी, मसल पेन जो होती है वो एक सिम्टम अक्सर दिखा है। और सबसे प्रॉब्लमेटिक होती है सांस लेने में अगर तकलीफ, अच्छा, तो वो अगर है तो डेफिनेटली इसमें इलाज कराने की ज़रूरत है और हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत है। एक और चीज़ इसमें देखी गई, एक टर्म बार बार इस पर्टिकुलर बीमारी में इसका जिक्र हुआ दुनिया भर, हैप्पी हाइपोक्सिया। अच्छा। इसका वो कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन का स्तर किसी भी हालत में 94% से नीचे ब्लड में उतरना नहीं चाहिए जी। हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि 95% से अधिक ही होता है, 98, 99, किसी किसी में 100% भी होता है। तो कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन लेवल उनका ब्लड का घट चुका है, अच्छा। मान लीजिए 80% भी आ गया तो भी वो खुद रियलाइज कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उनको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, वो नॉर्मल बन करके घूम रहे हैं, और फिर अचानक उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अच्छा। तो और फिर उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत, फिर वेंटिलेशन या ऑक्सीजन जो भी सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इस बीमारी में सावधानी रखना
और वक्त से टेस्ट करवा लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि सावधानी ही बचाव है और टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लक्षणों की शुरुआत भी हो तो अगर आप टेस्ट करा लें तो ऐसे में काफ़ी जो समस्या है उससे हम उबर सकते हैं। बिल्कुल। तो कब ये टेस्ट कराना चाहिए एक मरीज को? जैसे आपने लक्षणों की बात की कि सर्दी है या वीकनेस लग रही है, तो कितने दिनों में जाके एक मरीज को टेस्ट करा लेना चाहिए? देखिए, एक तो हम लोगों ने बात की एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, उनका तो बात अलग है जी। वो मान लीजिए किसी कांटेक्ट में आए हैं पॉजिटिव पेशेंट के जी। तो फिर तो डेफिनेटली उनकी टेस्ट होती है और वो बहुत बार पॉजिटिव आ जाते हैं। हो सकता है कि हस्बैंड को कोविड पॉजिटिव आया है और बाकी फैमिली मेंबर्स का होता है तो पता लगा वाइफ भी कोविड पॉजिटिव आ गई, बेशक उनको सिम्टम ना हो। तो एक वो भी ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिनको लगातार टेस्ट कराना है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए हैं। वो हेल्थ केयर वर्कर्स भी होते हैं जो स्वास्थ्य कर्मी जो लगातार कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के, मतलब ये लोग लक्षण नहीं दिखाएंगे जिनको कि एसिम्प्टोमेटिक बोला जाता है। बिल्कुल, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव उनको भी टेस्ट कराने की जरूरत है जब वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए हैं, जो बहुत क्लोज कांटेक्ट में आए हैं। एक तो वो होता है। दूसरे डेफिनेटली अभी जिन सिम्टम्स का हम लोगों ने जिक्र किया, अगर ये सिम्टम लेकर इस दौरान ये जब कोविड का जब चल रहा है, एरा है, पूरा दौर चल रहा है, तो ये सिम्टम आते ही सबको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये कोविड हो सकता है। और उसको प्रूव करने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए तो जो टेस्ट एक RT-PCR बेस्ट टेस्ट होती है जिसमें थ्रोट स्वाब या नाक का स्वाब लिया जाता है और वो रिपोर्ट यूजुअली 2 दिन के आसपास में मिल जाती है रिपोर्ट। तो वो सबसे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो कि और क्विकली रिपोर्ट्स देती हैं। तो टेस्ट कराना जरूरी है। आप अपने जो भी आसपास के डॉक्टर हैं, हेल्थ सेंटर हैं, हर जगह स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्यवस्था रखी हुई है। तो ऐसे पेशेंट्स इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें, जाके अपने टेस्ट करा लें और उसके बाद डेफिनेटली उनकी लगातार टेस्ट होती है कि उनको बुखार तो नहीं आ रहा है जी। उनको पल्स ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन का क्या स्टेटस है जी। ये सब लगातार उनको मॉनिटर किया जाता है जी। तो लक्षण दिखने पे तुरंत मैं दर्शकों को एक बार फिर से आग्रह करूंगी कि कोई भी लक्षण दिखें तो बजाय मन में दुविधा रखने की कि कहीं मुझे कोविड-19 है तो नहीं, इससे बेहतर है कि आप अपने जो भी नज़दीकी के केंद्र में जाके और अगर टेस्ट करा लेंगे तो समय पर आपका इलाज हो सकेगा। डॉक्टर साहब, टेस्ट की बात चल रही है तो कई लोग जो होते हैं वो डरे हुए हैं या डर जाते हैं, अगर उनका कहीं हम टेस्ट के लिए गए, हमारा पॉजिटिव आया तो कहीं हमको उठा के ना ले जाएं या हॉस्पिटल में भर्ती ना होना पड़े। तो ये एक जो डर है ये लोगों के मन से कैसे निकाला जाए, क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उससे डरना नहीं है बल्कि उससे बचना है। तो ये डर कैसे दूर करें लोगों का? बिल्कुल, डर हटाइए और अगर हमको इस जंग को जीतना है तो जागरूकता ही इस वक्त सबसे जरूरी है। बिल्कुल। जब तक कि वैक्सीन या एंटीवायरल ड्रग्स मार्केट में आएंगे तो उसको वक्त लगता है। आप जानते हैं कि उसको टेस्टिंग में कुछ महीने, कभी कुछ साल भी लग जाते हैं, और इस केस में काफ़ी तेजी से काम इस पर हो रहा है जी। तो ये हमको समझना कि इस बीमारी के लक्षण हम जितने जल्दी पकड़े तभी हम इसको इलाज करा सकते हैं या मॉनिटरिंग उसी हिसाब से कर सकते हैं जी। खास करके वो पेशेंट्स जिनको हम हाई रिस्क कैटेगरी में लगाते हैं जी। जैसी उम्र ज़्यादा है या किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो इनको अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली वो जाके अपना तुरंत चेकअप कराएं और ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटलाइजेशन भी इनकी ज़रूरत होती है। वक्त रहते इलाज हो जाएगा तो जो क्योर रेट्स है वो मच बेटर हैं, मॉर्टेलिटी रेट्स डेफिनेटली कम रहेंगे और आप दूसरे को, किसी को इन्फेक्शन पास ऑन नहीं करेंगे, उस चेन को भी आप ब्रेक करने में मदद करते हैं। तो अवेयर होना, जागरूक होना इसके बारे में, डरने से तो कोई फायदा नहीं है। और ऐसा नहीं है, कुछ बहुत सारे पेशेंट जो बिल्कुल अदरवाइज फिट है, एसिम्टोमेटिक है, लेकिन कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनको हर एक गवर्नमेंट ने तो होम आइसोलेशन अलाउ किया गया है, वहाँ उनको प्रॉपर दवाई की किट प्रोवाइड की जाती है, फोन नंबर के द्वारा उनको रेगुलर कांटेक्ट में मेडिकल पर्सनल रहते हैं और उनकी पल्स से ऑक्सीजन जो लेवल है वो चेक की जाती है, बुखार के बारे में सो मॉनिटरिंग होती है। उसके बावजूद कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिम्टम बढ़ता है तो उनको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था की जाती है जी। तो ये नेसेसरी है कि आप डरे नहीं, जाके टेस्ट कराएं। जिनको जरूरत है उनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, जो अदरवाइज वो फिट कैटेगरी में आते हैं उनको होम आइसोलेट भी कर सकते जी। तो एक बार हम फिर से दर्शकों से आग्रह करेंगे कि कोविड-19 से डरे नहीं, बल्कि जैसे ही अगर आपको लक्षण आते हैं तो तुरंत अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि समय रहते इलाज आपका हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बात की अभी होम आइसोलेशन की, ये अभी होम आइसोलेशन जो है वो ट्रेंड सामने आया है,
जिसमें काफ़ी सफलता देखी जा रही है। शुरुआत में जब मरीज को लक्षण आते थे या पॉजिटिव आता था तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता था, फिर धीरे धीरे होम आइसोलेशन ट्रेंड में आया। तो होम आइसोलेशन के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि इसकी क्या विधि है, एक बार अगर पॉजिटिव आ जाता है मरीज, उसके बाद क्या प्रोसीजर है? उसके बाद तो देखिए यूजुअली तो स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें इनकी पहल होती है। और वो कंटिन्यूसली जो CMHO जो होते हैं यहाँ पे या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, जो कलेक्टर है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिस्टम बना हुआ है। तो फिर वो उनको डिसाइड करते हैं कि इन पेशेंट्स को इसमें से पॉजिटिव आने के बाद कि इनको हॉस्पिटलाइज करना है या कौन से ऐसे पेशेंट्स है जो होम क्वारंटाइन पे रह सकते हैं। और उनकी भी रेगुलरली मॉनिटरिंग होती है, उसका भी डेटा कलेक्ट होता है कि इतने लोग हॉस्पिटल में हैं, इतने लोग घर पे हैं, उनका आगे क्या हुआ। अगर ज़रूरत पड़ने पर उनको स्टेट गवर्नमेंट एम्बुलेंस के द्वारा उनको हॉस्पिटलाइज करवा देते हैं। जो भी नेक्स्ट हायर मेडिकल सेंटर होता है वहाँ पे उसकी व्यवस्था होती है। अच्छा, तो होम आइसोलेशन के क्या फायदे हैं अगर एक मरीज की निगाह से देखा जाए एज वेल एज अगर एक अस्पताल की निगाह से देखा जाए तो? जी, अगर घर में वो फैसिलिटी है कि एक अलग कमरा है जहाँ पे वो पेशेंट रह सकता है जी, बाकी क्योंकि फैमिली मेंबर से आपको दूर भी रहना है, आपको एक अलग टॉयलेट की व्यवस्था है, काफ़ी सारे घरों में ऐसी व्यवस्था है, तो उनको डेफिनेटली हम अलाउ कर सकते हैं। जो पेशेंट्स अदरवाइज फिट है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो अपने जो भी 17 दिन जो भी उनको रहना है वो वहाँ पे रह सकते हैं। अगर उनको जो मेडिसिन होती है उसका किट यूजुअली प्रोवाइड किया जाता है, वो बेसिक मेडिसिन होती हैं उसमें। और ये भी मॉनिटर किया जाता है, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन लेवल या बुखार जो भी है वो उनको मॉनिटर किया जाता है। और अगर कोई लक्षण नहीं है तो 17 दिन के बाद वो समझे नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहता है और वो ही लोग मैनेज करते हैं। मतलब स्वास्थ्य कर्मी जो है वो आके रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, भले वो मरीज होम आइसोलेशन में रह रहा है तब भी उसकी लगातार निगरानी रखी जाती है। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि कुछ लोग जो है वो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कोविड-19 से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने शुरुआती दौर में भी वही देखा कि जो पेशेंट्स आ रहे थे या तो अब्रॉड से जो आ रहे थे जो अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन बहुत जल्दी ये देखने को आ गया कि जैसे जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस चल रहा है या कैंसर के पेशेंट्स जिनका ऑलरेडी इलाज चल रहा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, अच्छा, वो कोविड पॉजिटिव आने लग गए थे। जी जी। और जो हमने शुरुआती दौर में भी जो मॉर्टेलिटीज जो ज्यादा देखी वो कोमॉर्बिडिटी वाले जो मरीज थे उनमें थी। ऐसा नहीं कि जो जिसको कोमॉर्बिडिटी नहीं है उसको सीवियर डिजीज नहीं हो सकता, उनको भी होता है और उनको भी काफ़ी मुश्किल दौर से कभी कभी गुजरना पड़ता है। लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी रहती है उनकी इम्यूनिटी लोअर रहती है। जी जी। और वायरस यूजुअली कोई मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस अगर हम देखें तो जो जिनकी इम्यूनिटी लोअर है या उम्र ज्यादा है उनको ही अटैक ज्यादा करता है। मतलब कोमॉर्बिडिटी से आपका मतलब है कि कोई दूसरी बीमारियां जैसे कैंसर हो गया या किडनी डिजीज है या लिवर या डायबिटीज है। जी जी जी, बिल्कुल। तो वो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं या ज्यादा हाई रिस्क ग्रुप में रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि ये जो लक्षण की बात हो गई हमारी, और ये बीमारी कैसे इनसे बचाव हो सकता है, ये बीमारी फैलती कैसे है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को संशय है, संदेह है, तो आप साफ तौर पे बताइए दर्शकों को कि ये बीमारी फैलती कैसे है? देखिए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन में भी एक रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है। तो नेचुरल है कि जो एयर है अगर कोई खांसी करता है या छींकता है तो जो वायरल पार्टिकल्स जो है ड्रॉपलेट के फॉर्म में या स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में जाते हैं। तो यूजुअली जो पास में ही जो रहते कांटेक्ट में उनको ये ज़्यादा प्रभावित करता है अगर कोई खांसता है जो इमीडिएट कांटेक्ट में जो है। और ये देखा गया है कि जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं वो यूजुअली नज़दीक ही आके गिरेंगे, दूर ज़्यादा नहीं स्प्रेड करते। तो ये डिस्कशन इसमें बार बार आया कि क्या ये दूर भी जा सकते हैं। तो ये देखा गया कि अगर हम कोई क्लोज्ड स्पेस में हैं तो शायद ये एयरबॉर्न हो सकती है, बट अदरवाइज जो क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको ही एक पॉजिटिव जो आया है पेशेंट और जिसको कफ कर रहा है फॉर एग्जांपल, उससे खतरा है। इसलिए बार बार ये है कि मास्क पहने। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि अगर वो पेशेंट जो खुद मास्क पहनेगा तो वो दूसरे को कम देगा इन्फेक्शन, और जिसने पहना है वो उसको प्रोटेक्शन मिल रही है उस चीज से, तो दोनों का फायदा हो रहा है उसमें। डिस्टेंस की बार बार बात होती है कि 2 गज का कम से कम अंतर रखें, तो दैट इज 6 फीट डिस्टेंस रखें, वो सेफ डिस्टेंस है। जहां जहां पॉसिबल है कम से कम उतना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन हो। फिर एक बात होती है, सपोज एक इन्फेक्टेड पेशेंट एक अपना फोन टच करता है या मोबाइल टच करता है या
पेन को लेता है जो कि दूसरा और किसी अन्य आदमी उसको यूज करता है दोबारा, जी, तो उसको हम फोमाइट कहते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वायरस उसके ऊपर कुछ देर के लिए रहेगा, कोई भी सतह सरफेस जो है उसमें कुछ घंटों तक भी रह सकता है। जी, तो जिसने उसको टच किया हाँ, उसको फिर उसको होने का रिस्क है। जी, इसलिए बार बार कहा जाता है आप हाथ धोएं, हाँ हाँ, और ये डिस्टेंस मेंटेन करें। जी, और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनको पता है कि उनको बीमारी है, हाँ, वो अपने आप को आइसोलेट करें, तो वो बिल्कुल, दूसरों को वो कम स्प्रेड करेगा। जी, तो जी, इसी बेसिस पर जो बार बार जो प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है बिल्कुल, कि सबने ये जो मास्क पहनना है, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, 2 गज की दूरी, जी, लगातार अपना रेगुलरली हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, कफ हाइजीन का ध्यान रखना है, जी, कफ एटिकेट का ध्यान रखना है, ये सब जरूरी चीजें जी, रहेंगी। ये मेरे ख्याल से यही एक हमारी सुरक्षा कवच है। जब तक वैक्सीन बिल्कुल। यहाँ पर नहीं आ जाती है, जी, तब तक जो बार बार हाथ धोना है, मास्क पहनना है, बिल्कुल। और 2 गज की दूरी या आपसी दूरी जो बनाए बिल्कुल। रखें, इससे हम काफी हद तक इस फैलाव को रोक सकते हैं और बच सकते हैं। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। अब ये हमको हमारी जिंदगी में बिठा लेनी है ये चीज कि बार बार हमको हाथ धोना है, हैंड सैनिटाइज करना है, भले आप साबुन से धोइए या फिर मास्क पहनिए और आपसी दूरी बनाए रखिए। मास्क पहनने को लेके डॉक्टर साहब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कृपया समझाइए कि मास्क पहनने का सही तरीका क्या है। ठीक है, मास्क अलग अलग तरीके के होते हैं, और इससे पहले तो बार बार ये कहा जाता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर है, स्वास्थ्य कर्मी हैं, जी, वो मास्क पहनते थे। वो N95 का ये जो 3 लेयर का पेपर का मास्क होता है, यूजुअली जो डिस्पोजेबल है। जी, लेकिन कपड़े के भी मास्क आते हैं, हाँ, वो भी एडिक्वेटली जो 3 लेयर के होते हैं, उनको भी पहना जाता है। लेकिन उनको पहनने के बाद उसकी रोज धुलाई होनी जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली एक बार को गीला हो जाए तो तुरंत आपको चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल, नहीं तो 6 घंटे तक उसको मास्क को पहना जा सकता है। हाँ, हाँ, उसी तरह से ये जो डिस्पोजेबल जो 3 लेयर वाले पेपर के मास्क हैं, जी, वो भी 6 घंटे के आसपास पहन सकते हैं, हाँ, हाँ, एक बार पहन जाए। लेकिन अगर वो गीला हो जाता है तो आपको उसको रिप्लेस करना है। जी, इसके अलावा जो मास्क होते हैं वो N95 मास्क उसको कहते हैं। जी, वो अगेन मेनली हॉस्पिटल की जो सर्विसेज जहाँ पे हैं, हाँ, हाँ, हम लोग उनको कहते हैं एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स। जी, जैसे कोई पेशेंट है आईसीयू में, हाँ, हाँ, उसमें इंट्यूबेशन की गई है या ट्रकियोस्टमी होल की जाती है ट्रकिया में, जी, तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस बार बार आने की उम्मीद रहती है ऐसे जी, मरीजों से, जी, और वो स्प्रेड करते हैं दूसरों को। हाँ, हाँ, तो N95 बहुत टाइट तरह का मास्क है, हाँ, हाँ, और वो ज़्यादा सेफ्टी देता है। जी, जी, तो हेल्थ केयर वर्कर्स तो डेफिनेटली N95 मास्क पहनते हैं हाँ, हाँ, उन पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ पे एरोसोल जनरेशन होता है। जी, उसी तरह से और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं, जो हाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो हॉस्पिटल एरियाज में, कॉमन एरियाज में, या एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन में, तो उन लोगों को भी भीड़ भाड़ वाले जो इलाके जी हैं, जी, लेकिन ये तो डेफिनेटली उनको डिपेंड करता है कि कौन सा मास्क पहने। हाँ, हाँ, लेकिन अदरवाइज एवरीबडी नाउ शुड वेयर अ मास्क। इस वक्त तो यही है, जी, आइडियल यही है। हाँ, हाँ, ठीक है, जहाँ कोई स्पेसिफिक सेटिंग्स में N95 मास्क का उपयोग हो सकता है, जी, लेकिन बाकी टाइम पे ये जो हम लोग जिस मास्क का, रूटीन मास्क का जिक्र कर रहे हैं, हाँ, हाँ, उसको पहना जा सकता है। मतलब मास्क पहनने को हमको एक अपनी आदत में डालना होगा, एक बिल्कुल। अपने व्यवहार में डालना होगा, और मास्क पहनने का तरीका भी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। बिल्कुल। कई बार अक्सर देखते हैं कि जी। लोग जो है नाक के नीचे जी। मास्क पहनते हैं हाँ। या इधर लगा लेते हैं मास्क। मास्क तो बिल्कुल वैसे हो जो कि आपका पूरा नाक कवर होना चाहिए अच्छी तरीके, बिकॉज ये जो वायरस है, जी, ये तो नाक के द्वारा आएगा या जाएगा। जी, तो नोज डेफिनेटली आपका लगातार कवर होना चाहिए, जी, फेस कवर होना चाहिए, हाँ, हाँ, और एडिक्वेटली वो टाइट होना चाहिए आपका मास्क, जी, जी, लूज होकर के गिरना नहीं चाहिए। जी, कुछ लोग क्या करते हैं, बोलने के वक्त ही उस मास्क को नीचे कर लेते हैं, बिल्कुल, फिर वो ठीक नहीं है। जी, उसी जी। वक्त वो रादर ऊपर होना चाहिए, जी, चिन के ऊपर नहीं हैंग करना चाहिए, जैसे आप बोल रहे थे, यहाँ पे जी, लटका नहीं रहना चाहिए यहाँ पे आकर। जी, तो टाइट पहने मास्क को। थोड़ा सा सांस लेने में कभी कभी किसी को तकलीफ लगती है, लेकिन सेफ्टी जरूरत है इस चीज़ की, जी, और उसको टाइट हगिंग मास्क ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि दूरदर्शन समाचार ने भी मास्क अप इंडिया अभियान शुरू किया है, जिसमें लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले कि सही तरीके से मास्क पहने, बार बार हाथों को धोएं या सैनिटाइज करें, और साथ ही एक उचित दूरी बनाए रखें, मन की नहीं बल्कि तन से। तो आप काफ़ी हद तक ये जो कवच हैं, इनसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और कोविड-19 से बच सकते हैं। चलते चलते डॉक्टर नागरकर, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को कोविड-19 से बचाव संबंधी कोई संदेश देना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? जी, देखिए, हम लोग अभी काफ़ी टाइम से जैसे अब ये इसके साथ जूझ रहे हैं, और हमारे पूरे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं इसमें लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है उसको घटाएं।
बिल्कुल। तो उनके ऊपर जो बोझ है वो कम हो जाएगा। हाँ हाँ। कोविड की संख्या जो है वो घटेगी। नॉन कोविड जिनका इलाज भी जारी रखना है उस पर भी ये स्वास्थ्यकर्मी अपना टाइम दे सकते हैं। जी जी। तो ये पब्लिक अगर जागरूक रहेगी इसके बारे में, हाँ। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स जो हमारा है वो घटेगा। वो वॉल्यूम घटेगी तो उसी तरह से जो सिक पेशेंट है उसकी भी संख्या घटेगी और डॉक्टर्स और नर्सेज और बाकी अन्य स्टाफ कोविड के अलावा सभी अब जो बीमारी है जिनका इलाज करना वो अपना पूरा टाइम उसमें दे सकेंगे। सो इसलिए पब्लिक को ये समझना जरूरी है, जब तक कि कोई ढंग की एंटीवायरल ड्रग या वैक्सीन आती है तब तक ये जो लगातार जिस मुहिम की चर्चा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और आगे भी आपके दूरदर्शन के द्वारा भी की जा रही है उसको करिए। संख्या घटेगी मरीजों की और जिन लगते हैं वो जाके जरूर अपना टेस्ट कराएं, नज़दीकी अपने जो भी केंद्र है वहाँ जा करके दिखाएं अपने आप को, आइडेंटिफाई करें अपने आप को, सो दैट उनका इलाज आइसोलेशन जो भी है तुरंत हो सकेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर नागरकर, हमको कोविड से डरना नहीं है बल्कि हमको इसको हराना है। बिल्कुल डॉक्टर नागरकर, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हम जानते हैं कि आप कितने व्यस्त चल रहे हैं, कोविड-19 की लड़ाई में आप एक अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। इतने व्यस्त शेड्यूल में से आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, आप सभी को कोविड से डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ना है। कोविड-19 से हमारी लड़ाई जारी है। इसके लिए हमारी जो सुरक्षा कवच है, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन यानी कि हाथों को बार बार धोना और साथ ही उचित दूरी बनाए रखना, ये हमको कोविड-19 से लड़ने में एक कारगर हथियार साबित होंगे और साथ ही बचाव भी करेंगे। इसके साथ ही आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहाँ चले? वही सब